न्यूट्रास्यूटिकल है जो भारत सरकार ने जिसको एथराइज्ड किया है। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज की इतनी बड़ी श्रृंखला है, हमारे पास हेल्थ गार्ड जैसा अमृत तुल्य तेल है जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। आज जो लोग बीमारियों से परेशान हैं उनके लिए हम एक साधन बन सकते हैं, एक मरहम बन सकते हैं, एक दवा बन सकते हैं। और कहते हैं कि अगर हम किसी का थोड़ा सहारा बन गए और वो बीमार पर्सन, वो बीमार व्यक्ति आपके सहारे से स्वस्थ हो गया, सोचिए दुनिया में इससे बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है। किसी बीमार व्यक्ति की सेवा कर दे, किसी परेशान व्यक्ति की मदद कर दे, इससे बड़ा दुनिया में कोई सेवा नहीं है। पैसे से वो संतुष्टि नहीं मिलती, पैसे से वो सुख और शांति नहीं मिलती जो हम किसी बीमार के इलाज करा के जब वो ठीक होता है और 4 लोगों से बताता है कि हम फला व्यक्ति हमको बताया था और गामा और मधुशय्यम रस हमने खाया, हमारी शुगर बिल्कुल आज कंट्रोल में है। बहुत सारे लोगों की तो दवाइयां बंद हो गई। जब ये व्यक्ति स्टेज से आके बोलता है तो लगता है कि बहुत बड़ा काम हमारा हो गया, और ये हो भी रहा है। आज हर घर में इसकी जरूरत है, आज हर घर में इसकी जरूरत है, क्योंकि बीमारियां आज पूरे देश में इतनी व्यापक पैमाने पे फैली हुई है कि उन बीमारियों का कोई इलाज ही नहीं। उन बीमारियों से हम परेशान हैं, वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, और वो बीमारी जब ठीक नहीं होती है तो हम दवाई खाते हैं और धीरे धीरे एक बीमारी ठीक नहीं होती, दूसरी नई बीमारी तैयार हो जाती है, दूसरी नई बीमारी तैयार हो जाती है, और उस बीमारी का हम इलाज कराते कराते परेशान है, लेकिन वो हमको बीमारियां ठीक नहीं हो पा रही। हमारे पास एक अवसर है, एक मौका है जिससे हम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज कुछ बीमारियों की हम बात करेंगे। जैसे आज जब हम खून की जांच कराते हैं, ब्लड की जांच कराते हैं और कहते हैं कि पूरी बॉडी का चेकअप हो रहा है, जब पूरी बॉडी का चेकअप कराते हैं तो इसमें 2 चीजें आज कॉमन मिलती हैं। एक तो विटामिन डी की कमी और विटामिन बी12 की कमी। ये 2 विटामिन की कमी आम तौर पे जब हम कोई जांच कराते हैं उसमें देखी जाती है। अब विटामिन डी की कमी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, इसमें विटामिन डी की कमी हो रही है। हमारे भोजन से, हमारे खाद्य पदार्थों से वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। और विटामिन डी जो है एक कलेक्टिव नेम है। इसमें 3 तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन डी एक सामूहिक नाम है, कलेक्टिव नाम है। एक विटामिन D3 होता है। विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। ये कोलिकैल्सिफेरॉल हमारे शरीर में, स्किन में इसका निर्माण होता है, चमड़ी में इसका निर्माण होता है। और जब सूर्य के रोशनी में हम बैठते हैं, सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं, तो ये हमारी चमड़ी जो होती है, स्किन होती है, विटामिन D3 का निर्माण करती है। अल्ट्रावायलेट रेज के कारण विटामिन D3 का निर्माण होता है और उससे कैल्शियम का निर्माण होता है और विटामिन D3 हमारे शरीर में पाया जाता है। बहुत सारे लोगों को धूप में बैठते नहीं है, धूप में बैठने का समय ही नहीं है बहुत सारे लोगों को, उससे विटामिन D3 की कमी हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं धूप में बैठ जाएंगे तो हमारी स्किन काली हो जाएगी, हमारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। ऐसे भी लोगों की भावनाएं हैं, जबकि विटामिन D3 के लिए आपको सूर्य के प्रकाश में ही मिलती है और आपको सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। दूसरा विटामिन D2 होता है। यह विटामिन D2 हमारे भोजन से मिलता है, ईस्ट में मिलता है, दूध में पाया जाता है, फंगाई में है, ब्रेड में है। इसमें विटामिन D2 पाया जाता है। इसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। और एक होता है विटामिन D1।
ये भी बहुत सारे भोजन में मिलता है और ये फूड से ही विटामिन D1 मिलता है। तो D1, D2 और D3 तीनों का जो कंपोजिशन है विटामिन डी कहलाता है। और इसकी कमी से, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों में दर्द होने लगता है, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां किसी किसी की फ्रैक्चर भी हो जाती हैं। हमारे एज के हिसाब से जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे कैल्शियम का, फास्फोरस का जो हड्डियों में घनत्व होता है धीरे धीरे कम हो जाता है एज फैक्टर के कारण। जब महिलाओं में हार्मोनल चेंज होते हैं, मीनोपॉजुअल कंडीशन होती है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल जब कम होता है, 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में ज्यादातर ऑस्टियोमलेशिया पाया जाता है। हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों की बीमारियां ज्यादा पकड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है। ये हार्मोनल चेंज के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो बच्चों में रिकेट्स होता है, कैल्शियम की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स होता है। सयानों में, ओल्ड एज में, यंग एज में ऑस्टियोमलेशिया पाया जाता है और हड्डियां जब कमजोर हो जाती हैं तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, फास्फोरस का, कैल्शियम का जो रेशियो है, जो अनुपात है, धीरे धीरे कम हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। डेली रिक्वायरमेंट जो हमारे विटामिन डी का है 400 से लेके 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमको कैल्शियम चाहिए। विटामिन डी जो है लगभग 400 से लेके 600 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, जो कि हमको अपने भोजन से नहीं मिल पाता। तो न्यूट्रीचार्ज मैन में पुरुषों के लिए, वुमेन में न्यूट्रीचार्ज वुमेन महिलाओं के लिए, और बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स, ये तीनों के लिए कैल्शियम, हमारा जो विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये प्रॉपर मात्रा में रहता है जितना हमको डेली रिक्वायरमेंट है। तो एक तो विटामिन डी की कमी को हम लोग इस तरह से पूरा कर सकते हैं। अगर हम न्यूट्रीचार्ज ले रहे हैं, मैन पुरुष भाई हमारे ले रहे हैं, तो विटामिन डी की कमी नहीं होने पाएगी। महिलाएं जिनका अभी मीनोपॉज नहीं हुआ है, जिनका अभी पीरियड चल रहा है, उनको विटामिन आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकते हैं। लेकिन जिनका मीनोपॉज हो गया है उनको न्यूट्रीचार्ज मैन आप उन महिलाओं को दे दीजिए, दे सकते हैं। दूसरा, कैल्शियम के निर्माण के लिए हमारा गामा ओरिजिनल भी सहायक है। अगर गामा ओरिजिनल हम ले रहे हैं तो उससे भी हमारा जो हड्डियां होती है मजबूत होती है और कैल्शियम का प्रॉपर डिपोजिशन होता रहता है। इसी तरह ये विटामिन डी की बात हुई। इसी तरह विटामिन B12, जिसको हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं, विटामिन B12 को, ये विटामिन B12 सबसे ज्यादा कमी होती है शुगर के मरीज को। डायबिटीज का जो मरीज है उसमें विटामिन B12 की कमी ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो दवाइयां शुगर की चलती हैं, जैसे मेटफॉर्मिन होती है, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन, स्पेशली मेटफॉर्मिन तो हर शुगर के मरीज को, टाइप 2 जो डायबिटीज है उसमें मेटफॉर्मिन चलती ही है। तो मेटफॉर्मिन के कारण विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और जब विटामिन B12 की कमी होती है तो हाथ पैर में झुंझुनाहट होने लगती है, दर्द होने लगता है, वाइब्रेशन होता है, याददाश्त में उसका असर पड़ता है, खून की कमी हो जाती है। B12 की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण कम होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, नमनेस होती है, हमारे मुंह में अल्सर हो सकते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं, हार्ट में इसका असर पड़ता है, किडनी में इसका असर पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को जिसकी मेटफॉर्मिन चल रही है, जिसको शुगर है, उसको न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन महिलाओं को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन B12 की कमी जिससे ना होने पाए। विटामिन B12 मिलता कहाँ है? लीवर में, किडनी में, स्पाइनेज में, योक सैक में, अंडे की जर्दी में मिलता है, मीट में मिलता है, चीज में मिलता है, पल्सेस में मिलता है, दालों में मिलता है।
3 से 10 माइक्रोग्राम पर डे हमको विटामिन B12 चाहिए। 3 से 10 माइक्रोग्राम पर डे हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन में भी मिली है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी मिली है, और बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स में है। जो 2 से 12 साल तक के बच्चे किड्स हम दे रहे हैं, उनको भी विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगर इसकी कमी हो जाए B12 की तो क्या होगा? इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाएगा, खून नहीं बनेगा। B12 की कमी से हीमोग्लोबिन हमारा कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है। ऑक्सीजन की कमी होगी तो सांस फूलने लगेगी, हमको थकान लगने लगेगी, कमजोरी लगने लगेगी, शरीर में स्वेलिंग आने लगेगी। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मतलब गैस बनने लगेगी, पेट में गैस बनने लगती है अगर विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 की कमी के कारण पेट में गैस बनने लगती है, जिसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। बहुत सारे गैस के मरीज आते हैं, डॉक्टर साहब गैस बहुत बन रही है। तो गैस के मरीज को न्यूट्रीचार्ज आपको देना है, मैन दीजिए या वुमेन दीजिए। गैस के मरीज को गुडसिप देना है, गैस के मरीज को गामा देना है, गैस के मरीज को न्यूट्रीचार्ज बायोएस दे सकते हैं, एलोवेरा का जूस दे सकते हैं, गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, अगर विटामिन B12 की कमी है, आप समझिए कितनी बड़ी बीमारी हो सकती है B12 की कमी से। और आज जांच कराते हैं तो विटामिन B, D और विटामिन B12 की कमी लोगों को मिलती ही है देखने को। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मतलब पेट में कैंसर हो सकता है विटामिन B12 की कमी से, पेट में कैंसर तक हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं। इसलिए विटामिन B12 बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में जितना हमको शरीर में चाहिए उतना पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता, और ये विटामिन B12 हमारे जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, ये हमको न्यूट्रिएशन के माध्यम से लेना पड़ता है, जिससे ऐसी गंभीर बीमारियों से हम बचे रहते हैं। तो विटामिन D और विटामिन B12 अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब किसमें है। आप रिपोर्ट देखिए, अगर किसी को B12 की कमी है, विटामिन D की कमी है, सीधे आप न्यूट्रीचार्ज रिकमेंडेड करिए। तो इस तरह से। और गामा तो सबको देना है। गामा एक सहायक होता है B12 के लिए, और विटामिन D के निर्माण के लिए गामा एक सहायक होता है। आज बहुत सारे लोग ठंडियों में हार्ट अटैक के बहुत सारे मरीज हो रहे हैं। सर 2 मिनट हम अपनी बातों को ब्रेक करेंगे, हमारा ये लैपटॉप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तब तक 2 मिनट आप व्यू लें। हम 2-3 मिनट के अंदर आ रहे हैं, 2-3 मिनट। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर के त्रिपाठी साहब को 2 मिनट के लिए। आयुष मेडिकल ऑफिसर बीड़ा, गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, मोस्ट वेलकम। स्वागत है डॉक्टर साहब। आप होस्ट तो हैं, मैं जी सर जी स्वागत है डॉक्टर साहब। चलिए, स्वास्थ्य क्रांति के अभियान में आप सभी का स्वागत वंदन है। और अभी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे अग्रज डॉक्टर के गौतम सर के माध्यम से हम सबको मिल पा रही थी। विटामिन D, विटामिन B12 हमारी सेहत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और वाकई अभी जितने भी डाटा हम लोगों ने देखे हैं, जितनी भी जांच रिपोर्टें देखी हैं, आमतौर पे ये दोनों विटामिन की कमी हमको देखने को मिलती है, और निश्चित रूप से शरीर में उसकी कमी के दुष्परिणाम भी हमको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और जो व्यक्ति सही सप्लीमेंटेशन नहीं ले पा रहा है डेली रूटीन में, उनको कुछ न कुछ दिक्कतें होना भी शुरू हो जाती हैं। विटामिन B12 स्पेशली हमारी नर्वस सिस्टम की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। नसों की समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं, विटामिन D से हड्डियों की समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और गामा ओरिजिनल के विषय में सर ने अभी अपनी बात रखी।
ये तो सभी के लिए इसेंशियल है। क्यों है? क्योंकि जब भी हमारे शरीर में कोई तकलीफें होती हैं, तो उसमें सबसे पहले फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी सेलुलर लेवल पे डैमेज करते हैं और वो शरीर को, इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत सारा नुकसान कर देते हैं, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की कार्यक्षमता घटती है। तो हम डायबिटिक भी होते हैं, हमारे कार्डियक इश्यूज भी होते हैं, हमको बहुत सारी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत महत्वपूर्ण है ये एक-एक बातें, और इस सेशन में जितने भी व्यक्ति बैठते हैं, उसकी गंभीरता को बिल्कुल महसूस भी कर पा रहे हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी भी महसूस करते हैं, क्योंकि केवल वो व्यक्ति अपने लिए नहीं आता है। वो व्यक्ति जो यहाँ सेशन में आता है, वो हज़ारों लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करके आता है। और ये सेशन एवरी संडे 9 पीएम का जो है, ये हम सबके जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। हज़ारों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। थोड़ी-सी उनकी जो दिक्कतें हैं, उसका भी समाधान यहाँ से मिलता है, और किसी को हम सजेस्ट करते हैं कि सप्लीमेंटेशन में क्या लेना चाहिए, क्या समस्याएँ हो रही हैं, तो ये सारे समाधान भी हमको यहाँ से मिल जाते हैं। साथियों, स्वास्थ्य क्रांति 2026 का जो अभियान हम सबके बीच में है, पूरे 2026 में आदरणीय टीसी सर का जो संदेश है कि इस पूरे साल को स्वास्थ्य क्रांति के रूप में हमें लोगों के बीच लेके आना है। रूपांतरण यात्रा के माध्यम से ये शंखनाद हो चुका है, गांव-गांव, शहर-शहर। अब कोई व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं बचा है कि इस अभियान के विषय में अब वो जानता ना हो। कई बार हम लोग रेयरली बात करते हैं, तो कई बार बात करते हैं लोग बाग कि मैंने सुना है कि जो हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आता है, वो खाने का सबसे अच्छा तेल माना जाता है, और भले से ही वो आरसीएम के विषय में बहुत जानकारी ना रखता हो, लेकिन तेल के विषय में जानकारियां अब लोगों तक पहुंच रही हैं, और लोग घरों में बैठे हैं, कहीं भी हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा और इन प्रोडक्टों के विषय में हमें बताएगा। आदरणीय द्विवेदी सर ने भी कई बार बोला है, और मैं बिल्कुल इस बात को अंदर से महसूस करता हूँ कि लोग बैठे हैं और बोल रहे हैं कि हाँ साहब, मुझे भी बताइए, मुझे भी जानकारी चाहिए। हम भी अपने परिवार को और स्वयं को स्वस्थ रखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे जानने वाले लोग जो अकाल मौतों के शिकार हो रहे हैं, बीमारियों के बोझ तले दबे हैं, उनकी मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। और हम सब सौभाग्यशाली हैं, इस तरह के अभियान से जुड़कर हमें ये सौभाग्य मिला है, ये जिम्मेदारी मिली है, और हम सब अंदर से महसूस भी करें इसको, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और 9 पीएम का स्पेशली जो सेशन होता है, मुझे लगता है कि इस तरह से कोई एजुकेशन, जो जानकारियां हमें मिल पा रही हैं, वो बिल्कुल अद्भुत हैं। बीमारियों के कारण, उनके समाधान, कैसी हो हमारी लाइफ स्टाइल, कौन कौन से सप्लीमेंटेशन कब हमें किस आरडीए के हिसाब से कहाँ लेना है, ये सारी जानकारियां जो होती हैं, बस हमें लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में रखना है। डॉक्टर साहब अगर हमारे बीच में होंगे तो प्लीज। सर जी जी बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू करें सर, प्लीज। जी जी बिल्कुल त्रिपाठी जी, बहुत अच्छे से आपने जो विटामिन डी और B12 के विषय में प्रकाश डाला है, और निश्चित रूप से आज हम एक और विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जैसे आज ठंडियों में सबसे ज्यादा हार्ट का इशू रहता है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज, ये बीमारियां ज्यादा हो रही हैं। इसके कुछ कारणों की बात करेंगे, कुछ लक्षणों की बात करेंगे। जब हमारे शरीर में कोई दर्द होता है, शरीर में किसी पार्ट में दर्द है, उसको हम लोग पेन बोलते हैं, और उस शब्द के आगे ACHE लगा देते हैं। जैसे हेड, अगर सिर में दर्द है तो हेडेक, बॉडी में दर्द हो तो बॉडी एक, ऐसा बोलते हैं। मतलब दर्द अगर किसी पार्ट में है उसको पेन बोलते हैं। अगर वही दर्द हमारे हॉलो ऑर्गन में है, कोई खोखली चीज है, जैसे हमारे यदि इंटेस्टाइन में दर्द है, आंतों में दर्द है, उस दर्द को हम पेन नहीं बोलते, उसको कोलिक बोलते हैं। जैसे एब्डोमिनल कोलिक,
ऐसा बोलते हैं, एब्डोमिनल पेन नहीं बोलते। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, वो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। एब्डोमिनल कोलिक, कोलिक मतलब हॉलो ऑर्गन, जो खोखली चीज होती है वहां पर अगर कोई दर्द होता है उसको कोलिक बोलते हैं। अगर कोई सॉलिड चीज है वहां दर्द होता है उसको पेन बोलते हैं। लेकिन अगर सीने में दर्द है, हार्ट में दर्द है, हार्ट रीजन में दर्द है तो उसको एंजाइना बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये एंजाइना जो होता है एक प्रकार का पेन होता है। इट इज द सिम्टम ऑफ एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये एक हार्ट अटैक का एक लक्षण है, एक सिम्टम है, इसको हल्के से नहीं लेना है। तो एमआई जो होता है जिसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, हमारी जो हार्ट की मसल होती है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। जो हार्ट की मसल्स होती है वही मसल तो हमारे हार्ट को पंप करती है और उस मसल का नाम है मायोकार्डियम। और उस मायोकार्डियल मसल में अगर उसकी मसल की सप्लाई जो होती है, वो मसल्स की जो ब्लड सप्लाई होती है, उस ब्लड सप्लाई में जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी दो राइट एंड लेफ्ट होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी हमारे हार्ट की मसल को 40% ब्लड की सप्लाई करती है और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी 60% ब्लड की सप्लाई हमारे हार्ट की कार्डियक मसल को करती है। किसी कारण से अगर ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, किसी कारण से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए, तो जब ब्लॉक हो जाएगी तो मसल के पास तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा। जैसे खेत में अगर पानी ना पहुंचे तो फसल सूख जाएगी, इसी तरह अगर मसल में ब्लड ना पहुंचे तो मसल अपना काम करना बंद कर देगी। और जैसे मसल अपना काम बंद करेगी वैसे हार्ट अपना काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मसल ही तो पंप कर रही है। और जैसे हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है वैसे सडन डेथ होती है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक। ये क्यों होता है? जब हम खराब खान पान हम यूज करते हैं, बाजार के खराब तेल पाम ऑयल युक्त भोजन हम लेते हैं, जैसे हम चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, पाम ऑयल से बनी चीजें खा रहे हैं, ये हमारे कोरोनरी आर्टरी में जाके चिपक जाती हैं अंदर, और जिसके कारण से हमारी कोरोनरी आर्टरी धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है। और जब ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, नैरो हो जाती है, तो ब्लड का फ्लो जो होता है तेजी से होने लगता है। जैसे पानी अगर किसी पाइप से जा रहा हो और पानी अगर पाइप के अंदर से जा रहा हो और पाइप को आप दबा दीजिए, जैसे पाइप को आप दबाते हैं तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे जब कभी गाड़ी वगैरह आप धोते हैं तो ऐसे पाइप को दबाते हैं तो पिचकारी जैसे पानी जाता है। ठीक इसी तरह जैसे आप पाइप को दबाते हैं पिचकारी जैसे पानी फोर्स से जाता है, ठीक उसी तरह हमारे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट या ट्राइग्लिसराइड या एलडीएल, उसके कारण से हमारी कोरोनरी आर्टरी दबती है। और जैसे दबती है तो फोर्स से ब्लड जाता है, पूरे शरीर में फोर्स से ब्लड जाता है। और जब वो ब्रेन में फोर्स से ब्लड जाता है तो ब्रेन की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, उसके प्रेशर को सहन नहीं कर पाती। और जैसे प्रेशर को सहन नहीं कर पाती तो जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो ब्लास्ट हो जाती हैं, फट जाती हैं। और जैसे फटती हैं तो कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया। अब ये चूंकि ब्रेन पैक एरिया है, यहां से ब्लड के निकलने का कोई रास्ता तो है नहीं, ब्लड फटा, ब्लड निकला तो कहीं जमा होगा, और जिस एरिया में ब्लड जमा होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को डैमेज करेगा। उसके अकॉर्डिंग एक हाथ काम करना बंद कर देगा, किसी का एक पैर काम करना बंद कर देगा, किसी का आधा अंग पैरालाइज हो जाएगा, किसी कमर के ऊपर काम करना बंद कर देगा,
किसी का मुंह टेढ़ा हो जाएगा, किसी की आंखें टेढ़ी हो जाएंगी, कोई कोमा में चला जाएगा। इस तरह से हमारा ब्रेन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है जब ये हमारे ब्लड तेजी से पूरे शरीर में जाता है। इसी तरह से जब वो आर्टरी हमारी पूरी ब्लॉक हो जाती है, वो आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी, तो एंजाइना होता है। एंजाइना का मतलब होता है हार्ट में इफेक्टेड होता है। एंजाइना का मतलब होता है हमारे चेस्ट रीजन में दर्द होना, हमारे सीने में दर्द होना, उसको हम लोग एंजाइना कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस, इज ए एपिसोडिक क्लिनिकल पेन सिंड्रोम mainly affected approximately 70% in male and 30% in female। 70% पुरुषों में होता है, हार्ट अटैक 70% पुरुषों में होता है, महिलाओं में 30% हो सकता है। पुरुषों में हार्ट अटैक का केस ज्यादा होता है, महिलाओं में इसका रेशियो थोड़ा कम है। इसके लक्षण क्या होंगे? और ज्यादातर जो एज ग्रुप है, पहले तो 50-60 साल के बाद होता था, 50 से 60 के बीच होता था पुरुषों में, और 60 के बाद महिलाओं में होता था। लेकिन आज जो हार्ट अटैक का केस आ रहे हैं 25 साल से लेके 65 साल तक के बीच में ज्यादा हो रहा है। 25 से लेके 65 साल के लोगों को ज्यादा हो रहा है। हर 4 में से एक युवा जिनकी उम्र 30 साल से कम है वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, उनका बीपी बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अब कैसे जानेंगे कि एंजाइना का पेन है या साधारण दर्द है? कैसे जाने कि हार्ट वाला ये दर्द है, हार्ट अटैक वाला है या साधारण दर्द है? इसके लिए कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है प्रेशर एंड हैवीनेस इन द चेस्ट। हमारा जो सीना होता है ऐसा लग रहा है कोई हमारे सीनों को दबा रहा है, प्रेशर दे रहा है, पुश कर रहा है। हैवीनेस, और हमारा सीना भारी भारी लग रहा है, कोई उसको प्रेस कर रहा है या सीने में कोई दबाव दे रहा है, ऐसा लगेगा। प्रेशर एंड हैवीनेस इन द चेस्ट, पहला लक्षण। दूसरा होता है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब होता है जैसे आप किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दीजिए, किसी के मुंह में कपड़ा ठूस दीजिए, कपड़ा जब पूरा भर जाएगा मुंह में तो सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसा लगता है कि दम घुट रहा है, दम घुटने जैसा लक्षण होता है, जिसको हम लोग स्मूदरिंग बोलते हैं। स्मूदरिंग जैसे लगता है। तो पहला प्रेशर एंड हैवीनेस इन द चेस्ट, दूसरा स्मूदरिंग, चोकिंग, तीसरा होता है चोकिंग। ऐसा लग रहा है कोई गला दबा रहा है, कोई गला दबा नहीं रहा लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कोई गला दबा रहा है, सांस जाने में दिक्कत हो रही है, जिसको कहते हैं चोकिंग। स्मूदरिंग, चोकिंग, प्रेशर एंड हैवीनेस इन द चेस्ट, ये 3 लक्षण। चौथा लक्षण होता है रेयरली प्रेजेंट विथ फ्रैंक पेन। कभी कभी ये जो दर्द होता है सामने की ओर से चालू होता है और बैक साइड जाता है, पीछे की ओर जाता है, कंधे की ओर जाता है। कभी कभी, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। इसी तरह पेशेंट जो आता है ये इस तरह से मुट्ठी बांधे रहता है, इस तरह से, और उस मुट्ठी को अपने सीने पे लगा के आता है ऐसे झुका हुआ। अगर इस तरह का दर्द आ रहा है, पेशेंट इस तरह से मुट्ठी बांध के सीने में लगाया है और सामने की ओर झुका आ रहा है, तो समझिए इसका एंजाइना जो है हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ये जो दर्द होता है रेडिएट टू द लेफ्ट शोल्डर, बाएं कंधे की ओर ये दर्द सीने से चालू होता है, बाएं कंधे की ओर जाता है, और बाएं कंधे से लेके हाथ में मीडियल साइड ऑफ द आर्म, हाथ का जो अंदर का हिस्सा होता है उधर हमारा हाथ की ओर दर्द जाता है। सीने से चालू होता है, बाएं कंधे में जाता है और बाएं हाथ में अंदर की साइड ही दर्द होता है। मीडियल साइड ऑफ द आर्म जिसको हम बोलते हैं, अंदर की साइड जो हाथ होता है उधर हमारा जाता है। तो ये इस तरह से रेडिएट होता है। कभी कभी ये जो दर्द होता है हमारे गले में होता है, लेफ्ट साइड के कान के पीछे साइड, यहां दर्द होता है। कभी कभी ये लोअर जा में, हमारी दाढ़ में, दांत के सबसे लास्ट वाला जो दाढ़ जिसको बोलते हैं, वहां दर्द होता है। ये भी हार्ट से रिलेटेड दर्द हो सकता है अगर लेफ्ट साइड है। कभी कभी ये सेंटर रीजन में भी दर्द होता है, बीच में। कभी कभी ये राइट साइड में भी दर्द जाता है, लेफ्ट शोल्डर में और राइट शोल्डर में।
इस तरह से अगर दर्द है, पसीना आ रहा है, ठंडा पसीना चल रहा है, घबराहट आ रही है, बेचैनी हो रहा है, अगर ऐसा लग रहा है तो समझिए कि ये जो दर्द साधारण नहीं है, ये एंजाइना का है। इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और अगर टाइम रहते इसको हम डॉक्टर के पास पहुंचा गए दिए तो गोल्डन पीरियड में अगर पहुंच गया तो उसकी जान बच सकती है। बताने का मकसद केवल एक ही है कि हम किसी की जिंदगी को बचा लें। अगर उसको इस तरह का दर्द हो रहा है, रेस्टलेसनेस होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना, ठंडा पसीना आएगा और गैस्ट्राइटिस हो सकती है, गैस भी बनती है। एंजाइना के केस में, हार्ट अटैक केस में गैस भी बनती है। इसमें 2-3 तरह के एंजाइना होता है। कभी कभी साइलेंट अटैक मारता है, दर्द होते नहीं है, साइलेंट मारता है। आदमी रात के सोता है, सोता ही रह जाता है। इस तरह के भी कभी कभी ऐसे लक्षण होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लक्षण आ रहे हैं, आजकल देखे होंगे, कि बिना ब्लॉकेज के भी हार्ट अटैक हो रहा है। कभी उसको ब्लॉकेज नहीं हुआ, कभी सारी जांच रिपोर्ट उसकी नॉर्मल है, न कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, न बीपी बढ़ रहा है, न शुगर है, कोई बीमारी है ही नहीं, और अचानक अटैक उसको मारता है और वो व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है। वो सबसे खतरनाक अटैक होता है, जिसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। उसको हार्ट अटैक नहीं बोलते, उसका नाम है कार्डियक अरेस्ट, जो बिना कारण के हो जाता है। होता क्यों है? होता इसलिए है क्योंकि वो जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होते हैं हमारे ब्लड में, वो प्लेटलेट्स टूटते हैं और वो प्लेटलेट इकट्ठा हो जाते हैं, जिसको कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन होके वो हमारी आर्टरी को जाके चोक कर देते हैं, और जैसे आर्टरी चोक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, वैसे ही सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और इसमें बहुत कम चांस होते हैं किसी के बचने के। हार्ट अटैक में तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन इसमें लगभग 99.99% फैटल होता है। बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि वो व्यक्ति बचेगा, जिसको कार्डियक अरेस्ट होता है। आप सुने होंगे कोई गाना गाते गाते मर रहा है, कोई डांस करते करते मर रहा है, कोई शादी पार्टी में जाता है, डांस करता है, वहां मर जाता है, कोई स्कूल में जाते हुए प्रार्थना में खड़ा होता है, प्रेयर में, वहां मर रहा है, कोई छोटे छोटे बच्चे खत्म हो रहे हैं। ये कार्डियक अरेस्ट के केस हैं। इसमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण होता है। हम अगर अपने यहाँ का हेल्थ गार्ड तेल ले रहे हैं, उसमें गामा पाया जाता है, ओरिजिनल है उस तेल में, और उस तेल में ओरिजिनल के कारण हमारा प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होता। प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, प्लेटलेट को गुच्छा के रूप में बनने नहीं देता। गामा ओरिजिनल अगर ले रहे हैं, उसमें भी प्लेटलेट एग्रीगेशन रोकने की क्षमता है। तो हम कृपा करके इन ठंडियों के सीजन में, चूंकि नस पहले से ब्लॉक है और ठंडियों में और सिकुड़ जाती है, तो वो ब्लॉकेज के लक्षण ज्यादा बढ़ जाते हैं और ठंडियों में इसीलिए रिस्क फैक्टर ऑफ हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। पानी कम पीते हैं, जिस कारण से ब्लड की फ्लोइंग, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, उसकी तरलता कम हो जाती है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो जल्दी अटैक मारने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए ठंडियों में विशेष रूप से हमको गामा और तेल का यूज करना है, जिससे प्लेटलेट एग्रीगेट ना होने पाए। इसी तरह अगर हम टाइप्स की बात करें एंजाइना की, तो एंजाइना के 2-3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है जिसको क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। क्लासिकल एंजाइना क्या होता है? जब कोई एक्सरसाइज करते हुए, आपने सुना होगा कोई व्यक्ति जिम में जा रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वहां उसको अटैक मार दिया, उसको कहते हैं क्लासिकल एंजाइना। और ये फिजिकल एक्टिविटी करते समय, खाना खाते समय, इन चीजों में जब हम रहते हैं तब वो अचानक अटैक मारता है, जिसको कहते हैं क्लासिकल एंजाइना। दूसरा होता है प्रिंजमेंटल या वेरिएंट एंजाइना। ये रेस्ट पोजीशन में होता है, जब हम सोते रहते हैं, आराम की पोजीशन में होते हैं, उस समय जो अचानक हमारे सीने में दर्द होता है, एंजाइना होता है और सडन उसमें अटैक मारता है, उसको कहते हैं फ्रिंजमेंटल। ये सबसे खतरनाक होता है, जो आराम करते समय जो एंजाइना आता है और बाद में अटैक मारता है, ये सबसे खतरनाक होता है।
और ये लगभग 75% फैटल होता है। इसमें थोड़ा कठिन होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक वो लेटा था व्यक्ति, सीने में दर्द हुआ, अचानक अटैक मारा, खत्म हो गया। इसी तरह होता है एक अनस्टेबल एंजाइना होता है। ये अनस्टेबल एंजाइना कहलाता है। कभी कभी महीने में 1 आध 2 बार दर्द होता है, कभी कभी महीने में 2 या 3 बार दर्द होता है। अगर कोई दर्द जो होता है 30 मिनट से ज्यादा का है तो उसको एमआई कहलाता है। अगर 30 मिनट से कम का है तो एंजाइना कहलाता है। और मायोकार्ड इन्फेक्शन के कारण ये सब हो सकता है। और एंजाइना क्यों बढ़ता है, किसके कारण से ज्यादा हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं, उसमें कुछ कारण है। जो लोग एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, जो लोग ज्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं, उसमें हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ जाता है। जो लोग एक्सेस अल्कोहल का यूज करते हैं, शराब का ज्यादा सेवन करते हैं, उनमें हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं। अगर कोई हाइपरटेंशन का केस है, किसी का बीपी बढ़ रहा है, उसमें अटैक मारने के ज्यादा चांस होते हैं। कोई डायबिटीज का मरीज है, किसी का एलडीएल बढ़ रहा है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उनमें इसके चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और हम गामा और न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा और हेल्थ गार्ड तेल इस ठंडियों के सीजन में रेगुलर लें, जिससे ऐसी किसी के घर में असमय में मृत्यु ना हो, ऐसी नौबत ना आए कि एंजाइना हो और कार्डियक अरेस्ट जैसी घातक बीमारी से कोई अपने परिवार को छोड़े, क्योंकि ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। कोरोना 100 को हुआ तो 95 बचे, यहाँ 100 को हुआ तो 95 गए। मतलब बहुत खतरनाक चीज है। इसलिए हम अपने लोगों को असमय में न छोड़ें। और इन्हीं शब्दों के साथ महत्वपूर्ण सेशन आज था, और आप लोग इन चीजों को यूज करें जिससे हम और हमारा परिवार सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।